प्यारे बच्चों, आज हम लोग वांडर वाल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये वांडर वाल समीकरण क्या होता है। प्यारे बच्चों, वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए वांडर वाल ने गैस समीकरण जो ये पीवी बराबर एन आर टी है इसमें संशोधन किया। अब इसमें जो संशोधन उसने किया उसका आधार क्या है? तो जो संशोधन का आधार है वो बच्चों निम्न तथ्य हैं उसके। पहला तथ्य क्या होता है? जैसे अभी हम लोग मानते थे कि जो गैस के अणु हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, लेकिन वांडर वाल ने यह बताया कि गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दूसरी चीज उसने क्या बताया बच्चों कि जो गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के पूरे आयतन की तुलना में उपेक्षणीय नहीं होता, यानी उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके पहले हम लोग क्या मानते थे कि गैस के आयतन की तुलना में जो गैस के अणुओं का आयतन है वो क्या है? नगण्य है। लेकिन वांडर वाल ने इन्हीं दो चीजों को लिया। पहला क्या लिया कि गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल होता है, और दूसरा उसने लिया कि जो गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन है वह गैस के पूरे आयतन की तुलना में उपेक्षणीय नहीं होता, यानी गैस के अणुओं का भी कुछ न कुछ आयतन होता है। अब प्यारे बच्चों, इस आधार पर वांडर वाल ने ये जो गैस समीकरण था उसमें संशोधन कर दिया, और संशोधन करके जो समीकरण प्रस्तुत किया उसे हम लोग वांडर वाल समीकरण कहते हैं। तो संशोधन क्या है बच्चों? संशोधन इस प्रकार से है, उसने P में जो संशोधन किया A अपॉन वी स्क्वायर जोड़ दिया और V माइनस बी यानी कि B घटा दिया एन आर टी। अब यहां पर ये जो दाब में करेक्शन हुआ तो ये आकर्षण बल के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण, यहां पर बच्चों ये वास्तविक गैस का दाब आ गया, और यहां बच्चों ये वास्तविक गैस का आयतन यानी कि इसमें जो V है ये गैस के अणुओं का आयतन है उसको घटा दिया, तो ये करेक्शन कर दिया। तो करेक्शन करने के बाद ये जो समीकरण प्राप्त हुआ कौन? P प्लस ए बटे वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहां आर टी जब लिखेंगे तो एक मोल के लिए, ये कितने के लिए बच्चों? एक मोल के लिए। और यदि हम ऐसा कर दें P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये कितने मोल के लिए? एन मोल के लिए आ जाएगा। तो अगर एक मोल गैस के लिए वांडर वाल समीकरण क्या होगा? P प्लस ए बटे वी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, एक मोल गैस के लिए। लेकिन एन मोल गैसों के लिए वांडर वाल समीकरण क्या होगा? P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी, जहां एन क्या है? गैस के मोलों की संख्या है। अब यहां पर बच्चों ए, ये ए और ये बी, ए व बी ये क्या है? ये नियतांक है। ये क्या है बच्चों? नियतांक है। इन्हें हम लोग वांडर वाल नियतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वांडर वाल नियतांक भी कहते हैं। अब ए और बी का जो मान है वो बच्चों भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ए और बी का मान जो नियतांक हैं इनका मान
भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो इस समीकरण को, जो ये समीकरण या ये समीकरण, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वान डर वाल समीकरण कहेंगे। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना है, यहां पर जो ए है, ए का जो मान है किसी गैस के लिए सदैव बी से अधिक होगा, ऑलवेज, ये ध्यान देना। तो पहली चीज, किसी भी गैस के लिए ए का जो मान है सदैव बी से क्या होगा? अधिक होगा। और बच्चों यह भी पाया गया है कि ए और बी का जो मान है किसी गैस के लिए वो ताप और दाब पर निर्भर करता है। तो ए और बी का मान ताप और दाब पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, जो ए का मान अधिक है यह क्या बताता है? इससे क्या प्रदर्शित होता है? तो यदि बच्चों स्थिरांक ए का मान यह अधिक है तो यह प्रदर्शित करता है कि गैस के अणुओं में आकर्षण बल का मान अधिक है। और यदि ए का मान अधिक हो तो गैस के अणुओं में अधिक आकर्षण बल होगा और गैस को द्रवित करना सरल हो जाएगा। अब ध्यान देना है बच्चों, यानी जिन गैसों के लिए ए का मान अधिक होगा उन्हें द्रवित करना सरल हो जाता है, यानी उन्हें आसानी से द्रवित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चों अब आपको बता दें, जैसे है अमोनिया, HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ए का मान उच्च होता है। तो अगर अमोनिया या HCl या CO के लिए ए का मान उच्च है तो ए का मान उच्च होने का मतलब हमने क्या बताया कि उनके मध्य, उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल का मान उच्च है। तो आकर्षण बल का मान उच्च है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें आसानी से द्रवित किया जा सकता है। तो बच्चों NH3, HCl, CO के लिए ए का मान उच्च होता है और इन्हें आसानी से द्रवित किया जा सकता है। परंतु बच्चों हाइड्रोजन, कौन? हाइड्रोजन, हीलियम के लिए ए का मान निम्न होता है। तो अगर बच्चों इनके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए का मान निम्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन गैसों को आसानी से द्रवित नहीं कराया जा सकता। तो दिमाग में रखना है कि यहां पर बच्चों पहली चीज कि सभी गैसों के लिए चाहे जो गैस हो, ए का मान सदैव बी के मान से अधिक होता है, चाहे जो गैस हो। लेकिन भिन्न भिन्न ताप व दाब पर इनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरी चीज बच्चों, जिन गैसों के लिए ए का मान उच्च होता है, जैसे अमोनिया है, Cl है, CO है, उन्हें आसानी से द्रवित कराया जा सकता है। ये पॉइंट्स टू बी नोटेड, बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन गैसों के लिए ए का मान कम होता है उन्हें आसानी से द्रवित नहीं कराया जा सकता। तो अमोनिया, HCl और CO को आसानी से द्रवित क्यों कराया जा सकता है? क्योंकि इनके लिए ए का मान उच्च है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ए का मान निम्न है, इन्हें आसानी से द्रवित नहीं कराया जा सकता। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये
ए और बी हैं, इनके यूनिट क्या होगी? अब हम लोग चर्चा करेंगे ए व बी के यूनिट या इकाई। अब प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये P प्लस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर है। तो यहां पर ये P प्लस ए एन स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो बच्चों हम जानते हैं कि समान मात्रकों वाले राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब ध्यान देना है, समान राशियों वाले मात्रकों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चों P की यूनिट होगी वही यूनिट किसकी होगी? इस ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर की। ध्यान देना है। तो ए का यूनिट कैसे निकालेंगे? ए का यूनिट निकालने के लिए यानी P की जो यूनिट होगी बराबर ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर की यूनिट होगी। ध्यान देना है। अभी हमने क्या बताया कि समान राशियों समान मात्रकों के राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जो P की यूनिट होगी वही ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर की यूनिट होगी। तो अब P की यूनिट बराबर ए एन स्क्वायर बटे वी स्क्वायर की यूनिट, या A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर P इंटू वी स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब P का मात्रक क्या होता है बच्चों? वायुमंडल। P का मात्रक वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। V का आयतन लीटर स्क्वायर, और n का जो होता है मोल का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वायुमंडल इंटू लीटर स्क्वायर और मोल टू द पावर -2। तो अब A की यूनिट क्या हो गई? वायुमंडल इंटू लीटर स्क्वायर इंटू मोल घाते -2। बात समझ गए? इसी तरह बच्चों B की यूनिट क्या होगी? अब B की यूनिट निकालनी। अब B की यूनिट बराबर, अब ध्यान से देखो, यहां पर ये V माइनस एन बी है। इसका मतलब क्या हुआ? पुनः हमने बताया था समान मात्रकों की राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो जो V की यूनिट होगी वही यूनिट किसकी होगी? NB की। तो V की यूनिट बराबर किसकी यूनिट? NB की। या B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर V बटे N। अब V की यूनिट क्या हो जाएगी? लीटर, और N की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? अब B की लीटर मोल इनवर्स, लीटर प्रति मोल या लीटर मोल इनवर्स। तो अब प्यारे बच्चों आसानी से आप लोग A और B के यूनिट की गणना कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में यह रखना है, मस्तिष्क में रखना है कि समान मात्रकों वाले राशियों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए आपने A की यूनिट भी निकाल ली और B की यूनिट भी ज्ञात कर ली। बात समझ गए? तो ये रहा आज आपका ये वांडर वाल समीकरण, वांडर वाल गैस समीकरण। प्यारे बच्चों एक चीज और बता दें कि बच्चों ये जो स्थिरांक B है ये किसको निर्धारित करता है? ये बच्चों गैस के अणुओं के प्रभावी आयतन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बच्चों? किसी भी गैस अणुओं के प्रभावी आयतन को दर्शाता है। ये जो बच्चों B का जो मान है, B की जो वैल्यू होती है गैस अणुओं के आयतन का लगभग 4 गुना होता है। ध्यान देना है, ये B का मान गैस अणुओं के
आयतन का लगभग कितना होता है, 4 गुना। यदि मान लो गैस अणु का आयतन स्मॉल v है तो b बराबर कितना होगा, 4v। b बराबर 4v, यानी कि जो भी गैस अणु होगा उसका जो आयतन होगा उसके आयतन का कितने गुना, 4 गुने के बराबर b होता है, करेक्शन फैक्टर b। बात समझ गए। तो इस तरह से आज आप लोगों ने वान डर वाल गैस समीकरण के बारे में जाना, वान डर वाल स्थिरांकों के बारे में जाना, वान डर वाल स्थिरांकों के यूनिट के बारे में जाना। और बच्चों ये बात ध्यान रखना है कि वान डर वाल स्थिरांक a का मान सदैव b से अधिक होता है। a का मान अधिक है तो गैस को आसानी से द्रवित किया जा सकता है, और a का मान कम है तो उसे आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। बात समझ गए।